आप सब लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि ट्रांसप्लांट के बाद दवाई ले या ना ले। आप सब लोगों के पास के थ्रू मेरे को पता लगता है कि कई लोग, कई क्लिनिक्स मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हें ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद किसी भी तरीके की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यह बात मैं कई बार 4-5 डॉक्टर से पूछ चुका हूं। 4-5 डॉक्टर का जो जवाब है मिला जुला अपने शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा कि ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं भी गंजा हुआ करता था। 4300 ग्राफ्ट मेरे भी लगे हैं। मैंने भी ट्रांसप्लांट करवाया आज से 6 साल पहले और मैंने भी दवाई ली थी। कौन कौन सी दवाई ली थी और जो दवाई दी जाती है उसका असर के ट्रांसप्लांटेड बालों पर ही रहता है या एग्जिस्टिंग बालों पर भी रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज नज़र आ रही है वो इमेज है गंजेपन के स्टेज की। इसके अंदर दिखाया गया है कि बंदा कैसे कैसे गंजा होता है, किस ग्रेड में गंजा होता है। तो ये बात पता लग गई आपको कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक गंजा होता है। किसी को 1000 ग्राफ्ट की जरूरत है, किसी को 2 की, किसी को 3 की, किसी की 4 की, किसी की 5 की, किसी को 6000 ग्राफ्ट लगाए जाते हैं ट्रांसप्लांट वाले। अब केस ले लेते हैं 3000 ग्राफ्ट वाला। 3000 ग्राफ्ट जिसके लग रहे हैं उसके एग्जिस्टिंग हेयर भी बचे होंगे, सर के ऊपर बाल भी बचे होंगे जो डीएसटी की वजह से झड़ रहे हैं। इसीलिए ट्रांसप्लांट के बाद जो डीएसटी ब्लॉकर दी जाती है वो दी जाती है कि आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल बचे रहें। ठीक है, कहीं ऐसा ना उनके ऊपर डीएसटी इफेक्ट करता रहे और ट्रांसप्लांटेड बाल ग्रो करते रहें और बाद में प्रॉब्लम हो जाए। पीआरपी दी जाती है। पीआरपी होती है ट्रांसप्लांटेड बाल और नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल दोनों के लिए। अब दोनों के लिए जो दी जाती है, दोनों को पोषण मिलता रहे, नॉन ट्रांसप्लांटेड को भी और ट्रांसप्लांटेड को भी। अब यहां पर बात करते हैं थोड़ी डिटेल में ट्रांसप्लांटेड बालों की। ट्रांसप्लांटेड बाल आपके शरीर के अंदर से लेकर के आपके सर के अंदर लगाए जाते हैं। जब ये बालों को लगाया जाता है तो ये बाल कमजोर होते हैं। ये ग्राफ्ट जो लगाए जाते हैं कमजोर होते हैं। कमजोर चीज़ जो होती है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, उसे जमना है सर के अंदर, उसे ब्लड सर्कुलेशन अभी बनाना है, उसे न्यूट्रिशन भी खींचना है। वो अभी इतने सक्षम नहीं हुए कि ये सारे काम अपने आप कर सके अपनी मेहनत से। इसलिए डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, पीआरपी देते हैं, ताकि अगर जो कोई ग्राफ्ट कमजोर है और वो पोषण नहीं खींच पा रहा है अपने ग्रो करने के लिए, ट्रांसप्लांटेड बाल ग्रो करने के लिए पोषण नहीं मिल रहा है उसे, तो हम पीआरपी दे करके उसे न्यूट्रिशन पहुंचाते रहे और उसके पास इंजेक्शन लगा करके ये काम किया जाता है, जिससे बालों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जो वीक बाल होता है धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहता है और 6 महीने 3 महीने तक की पीआरपी के अंदर वो बाल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि खुद सर के अंदर से पोषण वगैरह लेता रहे। ठीक है ना। जो है बालों की 3 स्टेज होती हैं, एनाजन, कैटाजन, टेनाजन। ठीक है, एक केस के अंदर बाल जो है झड़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो उस फेज को डिले करने के लिए वो फेज लेट से लेट आए, इसलिए भी मिनॉक्सिडिल का यूज किया जाता है। आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको यही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बालों की जो गिरने की स्टेज होती है वो डिले हो जाती है। ठीक है, और जो आप न्यूट्रिशन वगैरह आप ले रहे हैं, फॉली हेयर टैबलेट लेकर के, 30 एक दवाई ये भी होती है जिससे बालों को न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो बालों की ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया जाता है। बालों के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, ब्लड सप्लाई पहुंचने पर, ब्लड पहुंचने पर यहाँ पर बाल अपने आप खींचते रहते हैं। बालों को स्ट्रांग बनाने के लिए शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था पीआरपी वगैरह दी जाती है। पीआरपी जो नहीं लेते हैं, पीआरपी के साथ साथ जब लेते हैं तो उनके साथ बायोटिन की दवाई भी दी जाती है जो कि न्यूट्रिशन होते हैं। उसका भी लगभग 4 महीने का कोर्स होता है, वो भी लेनी जरूरी होती है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। कमजोर चीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है बालों के लिए, और वो कमजोर हमारे एग्जिस्टिंग बाल भी होते हैं, ट्रांसप्लांटेड बाल भी होते हैं। दोनों को स्ट्रांग करने के लिए एक साथ आप लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, और वो मेडिसिन लगभग 6 महीने आपको खानी पड़ेगी या फिर 4 महीने भी खानी पड़ सकती है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपके बालों की कंडीशन है क्या। तो आप ये बात मान लें कि आपको दवाई खानी है अगर जो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ट्रांसप्लांटेड बाल तो ग्रो कर जाएं लेकिन नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ जाएं, तो बीच में जैसे यहां तक बाल हुए यहां तक नहीं हुए तो बीच में गैप ना आ जाए। गंजेपन की स्पीड देख रहे हो ना, उस हिसाब से यहाँ पर बीच में गैप ना आ जाए कि भाई नॉन ट्रांसप्लांटेड चले गए, ट्रांसप्लांटेड ग्रो हो गए। ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हुए हैं। आप लोगों के लिए ये बात जानना नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं और मेरे थ्रू बहुत सारे लोग आते हैं जो ट्रांसप्लांट कराते हैं। मैं उन लोगों के साथ देखता हूँ ये केस हो रहा है, या फिर कहीं और से भी आते हैं उनके साथ ये हो रहा है। वो लोग नहीं मानते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं और दिक्कत हो जाती है, फिर एक और ट्रांसप्लांट करवाते हैं, एक और बार खर्चा करते हैं। तो जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे
तो मेडिसिन खाने से मत डरना और गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू मेडिसिन खाना छोड़ भी मत देना। मेडिसिन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बाल अच्छे होंगे, आपके हेयर हेल्दी होंगे और आपको बालों को मिलेगा फुलर लुक। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उस बंदे को शेयर कर देना जो चाहता है कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।